माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का पेपर हम शुरू करने जा रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उत्कर्ष क्लासेज द्वारा। तो हम ये इस पेपर को पूरा सॉल्व कराएंगे आपको, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो को देखिएगा। तो फटाफट से हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये पैसेज है इसको तो हम बाद में करेंगे क्योंकि पूरा टाइम इसी में चलेगा जाएगा, ठीक है। और ये गद्यांश हैं और एक पद्यांश है, इसको पढ़कर उत्तर देना है जो कि आधा से ज़्यादा आप कर लोगे। और जो 2-3 क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भाषा लिखने की विधि को कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें 6 प्रश्न होंगे तो 6 नंबर का हो जाएगा पूरा, ठीक है। भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो इसका हो जाएगा आपका लिपि। क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा, ठीक है। भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद होगा आपका तीसरा क्वेश्चन, शब्द शक्ति के मूलतः भेद माने गए हैं। शब्द शक्ति के ना कितने भेद माने गए हैं ये आपको बताना है, शब्द शक्ति के भेद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। कितने होते हैं? 3 शब्द शक्ति के भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, जो कि आप मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द, ये में रुकना, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द से शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वो शब्द शक्ति क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती हैं, ठीक है। ये होता है शब्द शक्ति, ये एक प्रकार है आपका। और उसके बाद जो आपका होता है, ठीक है, मग्न को देख पट्टी देत बार बार वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो मग्न को देख पट्ट देत बार बार, तो इसमें होगा आपका श्लेष अलंकार। क्या होगा? श्लेष अलंकार इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखना आपको। और उसके बाद हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, जो कि दूसरे का, संध्या सुंदर उतर रही हैं वाक्य में कौन सा अलंकार है? संध्या सुंदर उतर रही हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका मानवीकरण। कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार होगा। और ऊपर वाले 5 में जो कि आपका होगा श्लेष अलंकार। और उसके बाद जो कि अतिलोकात्मक प्रश्न है तीसरा, इसमें है ना आपको उत्तर देना है एक पंक्ति में। कितनी पंक्ति में? एक पंक्ति में। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। और इसका अर्थ लिखना है क्वांटिटी और कॉन्वेनर, ठीक है। इसका अर्थ लिखना है, ये दोनों आधे नंबर के हो गए, ठीक है। तो क्वांटिटी का अर्थ हो जाएगा परिमाण। क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण। इस तरह एक बार लिख के बता देते हैं आपको, परिमाण। और दूसरा जो कि कॉन्वेनर, इसका हो जाएगा आपका संयोजक। क्या हो जाएगा? संयोजक, ठीक है। और आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निविदा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। निविदा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखना है, ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा। मतलब आपका इसका इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? निविदा। निविदा का हो जाएगा टेंडर, TENDER, ठीक है, ये हो जाएगा। और लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लट्ठन ने किसके प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की? तो ढोलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढोलक इज करेक्ट आंसर है। और उसके बाद जो कि चौथा क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रिंट माध्यम से, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार के वे साधन जो प्रिंट होकर लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं, अर्थात जो छपकर लोगों तक सूचनाएं प्राप्त हैं उन्हें प्रिंट माध्यम कहते हैं। जैसे अखबार हैं, ये प्रिंट माध्यम है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 5वां, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? जूझ जो कहानी है उस लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है, जो वो आपको बताना है, ठीक है। जूझ कहानी से लेखक की कौन सी प्रवृत्ति है वो आपको बता देता हूँ। अब जो होगा आपका संघर्षमय। क्या हो जाएगा? संघर्षमय करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूझ कहानी से लेखक की संघर्षमय प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है। इस प्रकार आप आंसर लिख दोगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक से। मास्टर सौंदर्यगेकर किस विषय के अध्यापक थे? मास्टर सौंदर्यगेकर किस विषय के अध्यापक थे? तो ये हो जाएगा आपका मराठी। क्या हो जाएगा? मराठी हो जाएगा। और मराठी लिख दोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पूरी तरह लिखना सही
एकदम इस तरह से लिखना, मास्टर सोनलेकर मराठी विषय के अध्यापक थे, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे एग्जामिनर को कि इसको कुछ आता है, ठीक है। नहले पर दल्ला मारना, मुहावरे का अर्थ है नहले पर दल्ला मारना, क्या है मतलब करारा जवाब देना, ठीक है। रूस अब जैसे यूक्रेन को दे रहा है करारा जवाब, ठीक है। अब तो शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाकर से ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग पार्ट किस विधा में रचित हैं? तो ये आपका सिंपल से हो गया, कहानी विधा में रचित है। क्या हो जाएगा? कहानी विधा में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करते हैं अब आगे। सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? तो किसकी मृत्यु से हो जाएगा? आपका हो जाएगा कृष्णनंदा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपको बता दूं, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाओं के नाम लिखिए। तो रचनाओं के नाम लिखने आपको सभी 3-4 लिख देना बहुत है, ठीक है। तो 3-4 मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आपका हो जाएगा कल्पता है, अशोक के फूल हैं, कुज हैं, और बाण भट्ट की आत्मकथा हैं, और चारू चंद्रलेख हैं। इनमें से कोई 4 लिख देना, ठीक है, बहुत है, ठीक है। तो साथियों, अब आ चुके हैं हम खंड ब में। निम्नलिखित लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 400 शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है चौथा, जो कि आपका इंटरनेट की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट की उपयोगिता है उसको स्पष्ट करना है। और उसके बाद 5वां जो कि आपका क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का हम एक साथ ही उत्तर बता देते हैं। तो पहले हम चौथा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसके बाद 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको पता है मैं ये वीडियो किस कारण बना रहा हूँ, इंटरनेट की वजह से ही बना रहा हूँ। और इसके माध्यम से आप क्या बना सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट और कॉपी एडिटर, टेक्निकल राइटर और भी कई कार्य कर सकते हैं, कई क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। और इंटरनेट क्या है? एक इंटरनेट सूचना समाचार आदान प्रदान करने का त्वरित गति वाला माध्यम है, तीव्र गति करने वाला माध्यम है। इसकी उपयोगिता 80 में, इसकी उपयोगिता अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये कुछ आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद है 5वां, जो कि आपको संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कोड चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ताओं को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांटना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। तो ये कुछ हो जाएगा आपका 5वां क्वेश्चन का, जो ध्वनि और चिन्हों का उपयोग किया जाता है किसी संदेश को भेजने के लिए, उसी को हम ये कहते हैं एनकोडिंग, ठीक है, कूटीकरण। 6वां क्वेश्चन है बस्ते का बढ़ता बोझ विषय पर एक आलेख लिखना है। आपको एक लेख लिखना है बस्ते का बढ़ता बोझ किताब पे, जो कि आपकी ज़्यादा है, तो इस पर एक लेख लिखना है। ये तो आप सिंपल भाषा में लिख दोगे, इसको मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ बता देता हूँ, ट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है भारी बस्ता ना, वो हर छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं, उसमें को 10-12 किताबें मिलती हैं, और 10-12 किताबें वो रोज़ स्कूल ले जाता है। और उसे पढ़ना कितना कठिन होता है इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पढ़ने का उचित तरीका जो कि नहीं हो सकता। इस प्रकार आपको सब कुछ लिख देना है जो बस्ते का बोझ के बारे में, ठीक है। बस्ते का बढ़ता बोझ ये लिख दोगे, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ आप लिख दोगे लंबे, ठीक है। और उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद जो कि आपको स्पष्ट करना है। और स्लेट पर या लाल खिड़कियां चाक मल दी हो किसी ने, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। ये आपको इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ प्रसंग वो नहीं लिखना, ठीक है। ये किस पार्ट से ले गया ये सब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इसका अर्थ लिखना है आपको 8वें क्वेश्चन में, ठीक है। और 7वां और 8वां क्वेश्चन का अब हम आपको आंसर बता देते हैं। और इसकी पीडीएफ जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं। जैसा कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। इसमें कवि आकाश में उभरे लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है। तो ये कुछ इस प्रकार लिख दोगे। और मैं सोचता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। अब 7वां क्वेश्चन में क्या है? इस कविता में कुंवर नारायण ने कथ्य
और माध्यम के द्वंद को उकेर रहे हैं तथा भाषा की सहजता की बात कही है। हर बात के लिए कुछ शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए निश्चित खांचा होता है, जैसा पेंच होता है ना उसके लिए खांचा होता है। अब तक हम जिन शब्दों को एक दूसरे के लिए पर्याय रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सॉल्व करे, और इसी का पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे, तो उसे भी ज़रूर देखना। तो मैंने सोचा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सारा एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, तो इसलिए अगला पार्ट भी ज़रूर देखना। तो इसलिए यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको इसी तरह जो अपडेट है हम लाते रहेंगे और आपके पेपर सॉल्व कराते रहेंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर से ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।